आप यूएसए छोड़कर भारत वापस आ रहे हैं तो ये वीडियो देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आपने अपना 401k या ईपीएफ गलत तरीके से हैंडल किया तो टैक्स और पेनल्टी में लाखों रुपए गंवा सकते हैं। सवाल ये है कि क्या 401k का पैसा निकालें, वहीं छोड़ दें, या इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट यानी आईआरए में रोल ओवर कर लें और भारत का ईपीएफ कैश करें या ट्रांसफर। अगर बाद में फिर से अमेरिका जाना पड़ गया तो क्या होगा? अब आज इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का आसान हिंदी में जवाब आपको देंगे, जिससे भारत लौटने से पहले आप एक भी महंगी गलती ना करें। अगर आप यूएसए में काम कर रहे हैं, चाहे H1B, L1 या किसी भी वीजा पर हो, और अब भारत वापस आने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। भारत लौटने से पहले लगभग हर शख्स के मन में एक सवाल जरूर आता है, मेरा 401k का होगा क्या? क्या पैसे निकाल लेने चाहिए, वहीं छोड़ देने चाहिए, आईआरए में रोल ओवर करने चाहिए, टैक्स कितना लगेगा, और कुछ साल बाद फिर से अगर अमेरिका वापस जाना पड़ा तब क्या करेंगे? इसी तरह भारत का ईपीएफ भी एक बड़ा सवाल बन जाता है, उसे निकालें या फिर ट्रांसफर करें, टैक्स लगेगा या नहीं? अब अगर आपने बिना जानकारी के फैसला ले लिया तो टैक्स और पेनल्टी में लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। तो आज इस वीडियो में 401k और ईपीएफ से जुड़ा हर जरूरी नियम आसान भाषा में आपको समझा देते हैं। लेकिन सबसे पहले समझिए कि 401 सबसेक्शन के आखिर होता क्या है। देखिए, 401 सबसेक्शन के अमेरिका का एक रिटायरमेंट सेविंग्स अकाउंट है। जहां आप वहां नौकरी करते हैं तो आपकी सैलरी का एक हिस्सा इस अकाउंट में चला जाता है। कई कंपनियां आपकी तरफ से भी इसमें योगदान करती हैं, जिसे एम्प्लॉयर मैच कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें निवेश किया गया पैसा टैक्स डिफर्ड तरीके से बढ़ता है, यानी जब तक आप पैसा नहीं निकालते तब तक उस पर टैक्स नहीं देना पड़ता। अब सवाल आता है कि जब आप नौकरी छोड़ रहे हैं या अमेरिका छोड़कर भारत वापस आ रहे हैं, तब इस 401k का करें क्या? आपके पास 3 ऑप्शंस मेजरली अवेलेबल होते हैं। पहला ऑप्शन होता है अकाउंट को जैसा है वैसा ही छोड़ दीजिए, यानी आप कुछ भी मत करिए। आपका 401k अकाउंट खुला रहेगा, ओपन रहेगा, और उसमें इन्वेस्ट किया गया पैसा मार्केट में बढ़ता रहेगा। अगर आप 59 साल की उम्र से पहले अपना पैसा निकाल लेते हैं, यानी अगर आप 59 इयर्स के हैं और आप 60 साल के पूरे नहीं हुए, आपने पैसा निकाल लिया, तो आमतौर पर आपको 10% अर्ली विड्रॉल पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब इसके अलावा आपको इस पर टैक्स भी देना पड़ता है। अगर आप नॉन रेजिडेंट बन जाते हैं तब भी आमतौर पर अपना 401k अकाउंट रख सकते हैं। हालांकि कुछ एम्प्लॉयर प्लान्स में लिमिटेड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस या फिर एक्स्ट्रा फीस जैसे रिस्ट्रिक्शंस भी हो सकते हैं। अगर आपको आने वाले कई सालों तक इस पैसे की जरूरत नहीं है तो ये ऑप्शन काफी अच्छा माना जाता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन को आप प्रेफर कर सकते हैं। अब आइए दूसरे ऑप्शन पर, 401k को ट्रेडिशनल आईआरए में रोल ओवर कर लेना। ज्यादातर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स इसी ऑप्शन को सबसे बेहतर मानते हैं, क्योंकि इसमें आपका पूरा 401k बैलेंस ट्रेडिशनल आईआरए यानी इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। आप फिडेलिटी, चार्ल्स शॉब और वैनगार्ड जैसे बड़े ब्रोकर्स ये सर्विसेज देते हैं, तो अगर आपको ऐसी कोई सर्विस चाहिए तो आप इनको भी रेफर कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट रोल ओवर करते हैं, यानी पैसा सीधे 401 से आईआरए में जाता है, तो उस समय आपका कोई टैक्स या पेनल्टी नहीं लगेगी। आईआरए का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इसमें आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मिलते हैं, फीस कम होती है और अकाउंट को मैनेज करना भी आसान होता है। कई इंटरनेशनल फ्रेंडली ब्रोकर्स भारत में रहते हुए भी आपको अपना आईआरए आसानी से मैनेज करने की सर्विस दे देते हैं। अगर आप आने वाले समय में दोबारा अमेरिका लौटते हैं तब भी यही अकाउंट आसानी से जारी रह सकता है। यही वजह है कि ज्यादातर लोगों के लिए आईआरए रोल ओवर सबसे प्रैक्टिकल और रिकमेंडेड ऑप्शन माना जाता है। अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, यानी कैश आउट या फिर पूरा पैसा निकाल लेना। यही वो ऑप्शन है जिससे ज्यादातर फाइनेंशियल एडवाइजर्स बचने की सलाह देते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आपकी उम्र 60 साल नहीं है, यानी 59 साल के आसपास या उससे कम है, और आप पूरा पैसा निकाल लेते हैं, तो सबसे पहले 10% अर्ली विड्रॉल पेनल्टी आपके ऊपर लग सकती है, और इसके अलावा निकाला गया अमाउंट आपकी टैक्सेबल इनकम माना जाता है। अगर आप उस समय नॉन रेजिडेंट एलियन हैं तो कई मामलों में लगभग 30% फेडरल विदहोल्डिंग टैक्स भी काटा जा सकता है। हालांकि कुछ सिचुएशंस में फॉर्म W8BEN भरकर यूएस इंडिया टैक्स ट्रीटी का फायदा भी आपको मिल सकता है, लेकिन लमसम विड्रॉल के मामले में ये रिस्ट्रिक्शंस काफी ज्यादा वाइटल हो जाते हैं। कई टैक्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर आने वाले समय में पैसा निकालने की जरूरत हो तो एक साथ पूरा अमाउंट निकालने के बजाय
पीरियोडिक विड्रॉल करना ज्यादा टैक्स एफिशिएंट हो सकता है, यानी समय समय पर थोड़ा थोड़ा अमाउंट आप निकालते रहें। अब बात करते हैं भारत की। अगर आप भारत में रेजिडेंट बन चुके हैं, यानी आप यूएसए से आ चुके हैं और भारत में परमानेंटली रेजिडेंट बन गए हैं, तो कुछ सिचुएशंस में ये विड्रॉल यहाँ भी टैक्सेबल हो सकता है। RNOR यानी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट स्टेटस के दौरान कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन ये हर शख्स की टैक्स रेजिडेंसी पर डिपेंड करेगा। कुल मिलाकर अगर आप बिना प्लानिंग के कैश आउट कर रहे हैं तो टैक्स और पेनल्टी मिलाकर 30 से 50% तक के अमाउंट का आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए जब तक बहुत जरूरत ना हो, कैश आउट करने से बचना बेहतर माना जाएगा। अब आप ये समझिए कि टैक्स के नजरिए से 401k को कैसे देखा जाता है। अगर आप अमेरिका छोड़ चुके हैं और बाद में विड्रॉल कर रहे हैं तो कई मामलों में 30% फेडरल विथहोल्डिंग लागू हो सकती है। अगर टैक्स ट्रीटी का फायदा आपको लेना हो तो फॉर्म W8BEN जैसी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी, और अगर आपकी उम्र 59 साल से कम है तो अर्ली विड्रॉल पेनल्टी का नियम भी लागू होगा। अगर आपका रिटायरमेंट अकाउंट रॉथ 401k है और आप क्वालिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन की शर्तें पूरी कर देते हैं तो कुछ मामलों में विड्रॉल टैक्स फ्री भी हो सकता है। भारत के टैक्स नियम भी समझिए। अब अगर आप भारत में रेजिडेंट बन जाते हैं और RNOR की आपकी ड्यूरेशन खत्म हो जाती है तो नॉर्मली आपकी वर्ल्ड वाइड इनकम भारत में टैक्सेबल हो सकती है। ऐसे सिचुएशन में अमेरिका से मिलने वाली रिटायरमेंट विड्रॉल भी भारतीय इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर करनी पड़ सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आपने अमेरिका से पहले से टैक्स दिया हुआ है तो भारत में डबल टैक्सेशन से बचने के लिए फॉरेन टैक्स क्रेडिट यानी FTC का फायदा लिया जा सकता है। इसलिए क्रॉस बॉर्डर टैक्स प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पर। एक और बात जिस पर कम लोग ध्यान देते हैं वो है US एस्टेट टैक्स। कुछ सिचुएशंस में नॉन रेजिडेंट्स के लिए अमेरिका में एस्टेट टैक्स का रिस्क भी हो सकता है, और इसी वजह से कई लोग अपने रिटायरमेंट एसेट्स को सही तरीके से स्ट्रक्चर करने की सलाह भी देते हैं। अब अगर आने वाले समय में आपकी अमेरिका वापसी हो जाए तो IRA या फिर 401k दोनों को आसानी से कंटिन्यू किया जा सकता है। चलिए अब ये बात कर लेते हैं कि भारत के EPF यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में क्या कुछ यहाँ पर आपको करना चाहिए। अगर आप विदेश नौकरी करने जा रहे हैं तो परमानेंट रूप से विदेश में बसने वाले भी होंगे, ये प्लान आपने बनाया होगा, तो यहाँ पर EPF निकालने के नियम नॉर्मल एम्प्लॉयज से थोड़े अलग होते हैं। आमतौर पर नौकरी छोड़ने के बाद EPF निकालने के लिए 2 महीने का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन अगर आप फॉरेन एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं या परमानेंट सेटलमेंट अब्रॉड की सिचुएशन है तो कई मामलों में ये वेटिंग पीरियड लागू नहीं होता। विड्रॉल के लिए आपको फॉर्म 19 और फॉर्म 10C जमा करना होता है, और साथ ही आपका UAN, आधार, पैन और बैंक अकाउंट सही तरीके से लिंक होना चाहिए। अब अगर आप विदेश में रह रहे हैं तब भी कंपोजिट क्लेम फॉर्म के जरिए EPF क्लेम किया जा सकता है, यानी कंपोजिट क्लेम फॉर्म के बारे में जानना बेहद जरूरी हो जाता है, और इस फॉर्म के जरिए आप अपना EPF क्लेम तुरंत कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि आपका टैक्स कितना लगेगा। देखिए, अगर आपकी कुल कंटिन्यूअस सर्विस 5 साल या उससे ज्यादा है तो नॉर्मली EPF विड्रॉल टैक्स फ्री माना जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा 5 साल की सर्विस में आपकी अलग अलग नौकरियों का कंबाइंड सर्विस पीरियड भी शामिल हो सकता है अगर EPF सही तरीके से ट्रांसफर किया गया है तो। लेकिन अगर सर्विस 5 साल से कम है तो यहाँ पर रूल्स बदल जाते हैं। कुछ सिचुएशन में 50,000 रुपए से ज्यादा के अमाउंट पर TDS लागू हो जाता है। अगर पैन लिंक है तो TDS की दर अलग हो सकती है, पैन नहीं होने पर ज्यादा TDS कट सकता है। NRI के मामलों में कुछ सिचुएशंस में इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 195 के तहत भी TDS लागू हो सकता है। हालांकि अगर 5 साल की कंटिन्यूअस सर्विस आप पूरी कर चुके हैं तो आमतौर पर टैक्स एग्जेम्पशन अवेलेबल रहता है। एक और जरूरी बात यह है कि इनएक्टिव EPF अकाउंट पर हमेशा इंटरेस्ट मिलता रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए लंबे समय तक बिना किसी प्लानिंग के अकाउंट छोड़ना सही स्ट्रैटेजी नहीं होगी। अगर आपको लगता है कि आने वाले समय में फिर से भारत में नौकरी करने की सिचुएशन बन रही है, कोई पॉसिबिलिटी है, तो EPF निकालने के बजाय उसे नए एम्प्लॉयर के EPF अकाउंट में ट्रांसफर करना ज्यादा बड़ी समझदारी हो सकती है। 1 मेंबर 1 EPF की सर्विस के जरिए पुराना PF नए UN के साथ आप जोड़ सकते हैं। इससे आपकी सर्विस कंटिन्यूटी बनी रहेगी और आने वाले समय में टैक्स फ्री विड्रॉल का फायदा आपको मिलता रहेगा। लेकिन अगर आपने ये तय कर लिया है कि आप परमानेंट रूप से आप विदेश में ही रहने वाले हैं और आपकी 5 साल की सर्विस पूरी हो चुकी है तो टैक्स फ्री विड्रॉल का एक ऑप्शन अच्छा ऑप्शन है। अब अगर आप अमेरिका में रहते हुए EPF विड्रॉ करते हैं तो कुछ सिचुएशंस में वहां भी इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ सकती है। ऐसे मामलों में डबल टैक्सेशन से बचने के लिए फॉरेन टैक्स क्रेडिट का इस्तेमाल किया जा सकता है।
पूरे इस चर्चा का एक आसान सा सार ये समझिए कि 401k अमेरिका में रहता है। अगर जल्दी पैसों की जरूरत नहीं है तो उसे वहीं रहने दीजिए। ये बेहतर होगा कि उसे ट्रेडिशनल IRA में रोल ओवर कर दे। बिना सोचे समझे कैश आउट करना अक्सर सबसे महंगा ऑप्शन साबित होगा। और दूसरी तरफ EPF भारत का रिटायरमेंट फंड है। अगर 5 साल या उससे ज्यादा की कंटिन्यूअस सर्विस आप पूरी हो चुकी है, तो भारत में नौकरी करने की सिचुएशन नहीं दिख रही है, तो टैक्स फ्री विड्रॉल एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आने वाले समय में भारत में फिर से नौकरी करने की संभावना है, तो EPF ट्रांसफर करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। और अगर आने वाले समय में दोबारा अमेरिका लौटेंगे तो IRA या 401k को नॉर्मल रूप से आप जारी रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने EPF विड्रॉ कर लिया तो यह अमाउंट वापस पुराने EPF में नहीं जुड़ता। नई नौकरी शुरू होने पर नया EPF शुरू होगा। इसलिए फैसला लेने से पहले अपनी उम्र, रिटायरमेंट प्लानिंग, टैक्स रेजिडेंसी, सर्विस पीरियड और आने वाले समय के प्लान्स को जरूर ध्यान में रखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर शख्स की फाइनेंशियल सिचुएशन अलग होती है। अब इस वीडियो में दी गई जानकारी नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए थी। किसी भी बड़े फाइनेंशियल डिसीजन से पहले टैक्स एडवाइजर या फाइनेंशियल प्लानर की सलाह लेना बिल्कुल मत भूलिए।